चलो देखते हैं आज हम लोग क्या देख रहे हैं। हम लोग कंडीशन फॉर ग्रोथ यानी वृद्धि के लिए दशाएं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं। ये है हमारा सुंदर सा पौधा, दिख गई पत्ती वगैरह सब, जल दिख गया। जल दिख गया मतलब कैसे दिखेगा, लिखा वाला। तो कंडीशन फॉर ग्रोथ की बात करते हैं। अगर प्लांट को वृद्धि करना है तो क्या जल की जरूरत होगी, और किसकी, ऑक्सीजन की, न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी यानी कि पोषक पदार्थों की। ये मैक्रो हो सकते हैं और माइक्रो हो सकते हैं। मैक्रो, माइक्रो और एसेंशियल एलिमेंट। एसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरत वाले, जिनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर आपको चाहिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब अगर पेड़ को मान लो 36 डिग्री सेल्सियस चाहिए तो इसको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इसको ऑप्टिमम कहते हैं हम लोग। लाइट चाहिए, ग्रेविटी तो चाहिए ही चाहिए। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण, क्लियर है, उसके बिना तो होगा ही नहीं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं और क्या चाहिए होगा। तो कोशिका आकार में वृद्धि करे, एंजाइम की क्रियाशीलता। अगर एंजाइम क्रियाशील नहीं होंगे तो फिर तो ये ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा। उपापचय ऊर्जा मुक्त करे यानी मेटाबॉलिक ऊर्जा जो है मुक्त करे, यानी मेटाबॉलिक हो, डाइजेशन हो, और उसके बाद क्या हो, ऊर्जा मुक्त हो। इसके बाद जीवद्रव्य संश्लेषण, जीवद्रव्य का संश्लेषण होना चाहिए। ऊर्जा का स्रोत होना चाहिए, वरना पेड़ तो कोई काम का ही नहीं हमारे। इसका 20 से लेके 30, कितना, 20 से लेके 30, 20 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस। 30 यानी 30 होता है, ठीक है, मान लिया आपने कहा। तो इस पर क्या करेंगे, फोटो सिंथेसिस करेंगे। तो इतनी लाइट चाहिए चाहिए, और फोटो सिंथेसिस तो करना ही चाहिए क्योंकि हमारे लिए तो वही सबसे इम्पोर्टेंट। इसके बाद सूट ग्रोथ अगेंस्ट ग्रेविटी, और क्या लिखा है, एंड रूट ग्रोथ किधर करती है, टुवर्ड ग्रेविटी। क्या समझ में आया? ग्रेविटी ऊपर लगती है नीचे लगती है, जमीन के ऊपर होती है नीचे होती है, पक्का, जमीन के नीचे, ठीक है। और नीचे होती है, पता है ना आपको। देखो तो क्या सूट यानी क्या होता है, तना, ठीक है, ये तना लिख दिया। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं, यही तो बोल रहा है, सूट ग्रोथ अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ही तो काम करता है। क्योंकि तना कैसे वृद्धि करता है, ऊपर की ओर, ग्रेविटी किधर लगती है, नीचे की तरफ, तो ये अगेंस्ट हो गया। अब रूट की बात कर लेते हैं। रूट यानी कि जड़, ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम लोग जड़ के बारे में। तो जड़ के बारे में अगर हम लोग बात करें, जड़ किधर ग्रोथ करती है, नीचे, और यहाँ पे ग्रेविटी भी नीचे, तो ये लिखा है टुवर्ड ग्रेविटी, यानी जिधर ग्रेविटी होंगी उधर ही ये ग्रोथ करेगा। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कौन सा है, क्या, विभेदन, निर्विभेदन और पुनर्विभेदन। पुनर्जन्म भी होता है, पुनर्जन्म नहीं हो रहा, इसका क्या हो रहा है, पुनर्विभेदन, यानी डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन और रीडिफ्रेंशिएशन। क्लियर है यहाँ तक के? चलो तो हम बात करते हैं। परिवर्तन होगा यानी डेवलपमेंट होगा। कैसे होगा, तो जर्मिनेशन से होगा। बीज क्या करेगा, अंकुरित करेगा, जीवन चक्र चलेगा और उसके बाद बुढ़ापा आ जाएगा, यही होता है। चलो तो हम लोग बात करते हैं, जैसे ही डेवलपमेंट होगा तो यहाँ पे जर्मिनेशन होगा, और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रूट एपिकल और सूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक और कैम्बियम, ये बनेगा, यही बनेगा। जैसे हम बात करूँ, इसको कहते क्या है, पहली बात तो ये देख लो, किसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो देखो रूट एपिकल का मतलब क्या है, रूट यानी क्या होती है, तो जड़ का जो टिप वाला भाग है उसको क्या कह देंगे, रूट एपिकल। सूट एपिकल का मतलब जो तना होगा, तना का जो ऊपर वाला भाग होगा उसको क्या कहेंगे, सूट एपिकल। मेरिस्टेमेटिक क्यों कहा, क्योंकि ये क्या लगातार ये वृद्धि करेंगे। अगर लगातार वृद्धि कर रहे हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, तभी ये वृद्धि कर रहे हैं। इसके बाद कैम्बियम की बात करें तो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक रिंग बनाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैम्बियम कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे कोशिका भित्ति एवं जीवद्रव्य संरचनात्मक बदलाव आता है उसमें। जैसे ये बनेंगे तो कोशिका भित्ति और जीवद्रव्य में क्या आएगा, संरचनात्मक बदलाव आएगा, और इसी को हम लोग कहते हैं, यहाँ पे क्या कहेंगे, विभेदित कहते हैं। अब ये क्या होंगे,
विभेदित होंगे, ठीक है, यानी कि डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसके बाद हम लोग बाकी नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे ये विशिष्ट क्रियाकलाप जब संपन्न हो जाएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जब संपन्न हो जाएंगी तो ये परिपक्व हो जाएगा, कोई भी बीज या कोई भी सेल, फिर वो अग्रसर होगा, फिर वो कार्यवाही करेगा और फिर उसके बाद क्या करेगा, उसको में भी क्या हो जाएगा, विभेदन हो जाएगा। मतलब एक बार परिपक्व हो जाएंगी सेल तो उसके बाद फिर से क्या करेंगे, ये डिफ्रेंशिएशन करेंगे। क्लियर है यहाँ तक के? चलो इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये डिफ्रेंशिएशन अभी आगे है तो ये आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देखो इसका एग्जाम्पल क्या दिया है, ट्रैक्लरी एलिमेंट यानी कि वाहिकी तत्व। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक हम की बात करते हैं तो ये जीवद्रव्य को खो देता है और उसके बाद में ये क्या होता है, यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यू के रूप में बन जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैकेट। लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ वाटर के लिए ये यूज़ होता है। लॉन्ग डिस्टेंस पढ़ा है हम लोगों ने। जाइलम से जल कहाँ जाता है, सॉरी मतलब जड़ से कहाँ जाता है, तने में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। क्लियर है? तो ये ट्रैकेट्स के द्वारा होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं, अब ये धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। हुआ क्या, ये देखो हम लोगों ने ये बात करी कि ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल हैं ये जीवद्रव्य खो दिया इसने और बाद में ये बहुत ज़्यादा क्या हो गई, परिपक्व हो गई। तो जब परिपक्व हो जाएंगी ना तो ये हो जाएंगी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। क्लियर है? बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, इलास्टिसिटी आ जाएंगी इसमें, तन्यतापूर्ण हो जाएंगी, यानी कि थोड़ा सा खिंचाव आ जाएगा सेल में। इसके बाद जो है 1 मिनट क्या लिखा है, लिग्नो सेल्यूलोजिक। ठीक है, तो ये लिग्नो सेल्यूलोजिक हो जाती है, यानी सेल्यूलोज आ जाता है उसमें। और जो भी सेल्यूलोज किस में होता है, सेल वॉल में, तो ये थोड़ी सी थिक हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। सेकेंडरी प्राइमरी सेल वॉल पता है आपको क्या होती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। तो जैसे जैसे सेल वॉल आती चली जाती है, प्लांट क्या होते जाता है, कठोर होते चले जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल के बारे में। अब ये डिवाइड करेंगे। अभी सेल कैसी है, इमैच्योर सेल है, यानी अपरिपक्व सेल है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं, ये अब डिवाइड होंगी तो क्या बनेंगी, न्यू सेल बनेंगी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो न्यू सेल है ये डिवीज़न कर सकती है, लेकिन अभी कोई भी ये स्पेसिफिक फंक्शन नहीं कर सकती है, यानी कि ये विशिष्ट फंक्शन की बात करेंगे गुण, इसके पास कोई भी जो है विशिष्ट गुण नहीं होगा। क्लियर है? क्योंकि ये अभी अभी डेवलप हुई है और अभी ये परिपक्व नहीं हुई है। ठीक है, अभी ये इमेच्योर सेल है। अब ये जो न्यू सेल बनी है ये क्या करेंगी, डिफ्रेंशिएशन करेंगी। क्लियर है? डिफ्रेंशिएशन करेंगी तो अब ये क्या बन जाएंगी, मैच्योर सेल। ठीक है, मैच्योर सेल, या फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्रेंशिएटेड सेल। क्लियर है यहाँ तक के? इसका एग्जाम्पल क्या है, पैरेन्काइमा सेल। ये टिश्यू का एक प्रकार होता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू का एक टाइप होता है, तो इसको हम लोग पैरेन्काइमा सेल कहते हैं। अब ये जो डिफ्रेंशिएटेड सेल हैं ये पुनः क्या करेंगी, विभाजन, फिर से ये विभाजित होंगी। क्लियर है? अब एक बार डिफ्रेंशिएट हो गई थी, अब ये दोबारा होंगी तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, डी डिफ्रेंशिएट। क्लियर है? यानी यहाँ पे कहेंगे निर्विभेदन। क्लियर है? तो ये निर्विभेदन या फिर हम लोग बात करते हैं डी डिफ्रेंशिएशन होंगी। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या है एग्जाम्पल, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम यानी कि अंतराकुलय वाहिकी कैम्बियम या तो फिर कॉर्क कैम्बियम। क्लियर है? तो ये 2 एग्जाम्पल आपको याद रखना है डी डिफ्रेंशिएशन के। क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अब ये जैसे ही डिवाइड होंगी तो हम लोग बात करते हैं, अब क्या बन जाएगा यहाँ पे, अब बन जाएगा मेरिस्टेमेटिक सेल। क्लियर है यहाँ तक के? ये डी डिफ्रेंशिएट होंगी तो क्या फिर से क्या बन जाएंगी, मेरिस्टेमेटिक सेल, जहाँ से स्टार्टिंग की थी। ठीक, क्लियर है? देखो ये जहाँ से स्टार्टिंग की थी तो ये जो सेल बनी मेरिस्टेमेटिक सेल, ये डिवाइड कर देंगी, आगे डिवाइड हो जाएंगी, लेकिन इसके पास भी एस एफ का मतलब, हाँ शॉर्ट में एस एफ लिखा है, यानी उसका फुल फॉर्म इधर लिखा है। कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन इसके पास भी नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, अब स्पेसिफिक फंक्शन तो है नहीं लेकिन डिवाइड कर सकती है, तो ये फिर से डिवाइड करेंगी, क्या कहेंगे इसको,
रीडिफ्रेंशिएशन यानी पुनर्विभेदन। क्लियर है। फिर से ये न्यू सेल बनेगी, और अब न्यू सेल बनेगी तो इसको और क्या कह देंगे हम लोग, रीडिफ्रेंशिएटेड सेल। क्लियर है। अब याद रखना, ये जो फाइनली एक बार अब जो सेल बनी है ये डिवाइड ही नहीं कर सकते, लेकिन इसके पास स्पेसिफिक फंक्शन आ जाएगा। इसका एग्जांपल है कॉर्टेक्स। क्लियर है। और अब जिस भी हम लोग सेल क्यों बनाते हैं, क्यों डिवाइड करते हैं, ताकि वो स्पेसिफिक फंक्शन हो। जैसे कि मैं मनुष्य की बात करूँ, जो किडनी सेल है, किडनी की सेल है या फेफड़े की सेल है, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करे। तो पेड़ में भी यही चाहते हैं। तो ये जब तक कि नहीं होता डिवाइड, ये होते रहती है। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं इसको, क्या क्या हुआ ये देखो। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले तो मेरिस्टेमेटिक सेल, इसने क्या किया, डिवाइड किया। ठीक है। अभी इमेच्योर सेल है यानी अपरिपक्व। न्यू सेल बनी, डिवाइड कर सकती है लेकिन कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। फिर से ये डिफ्रेंशिएशन होगा, इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब हो जाएंगे मैच्योर सेल। याद रखना पेरेन्काइमा सेल, लेकिन पुनः विभाजित होती है, क्या कहेंगे, डी डिफ्रेंशिएशन। एग्जाम्पल क्या है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या तो फिर कॉर्क कैम्बियम। फिर हम लोग बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल बन जाएंगी, ये डिवाइड करेंगे लेकिन फिर से स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होगा। ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, रीडिफ्रेंशिएशन, न्यू सेल बनेगी, और ये जो रीडिफ्रेंशिएटेड सेल है ये अब डिवाइड नहीं करेंगी, इसके पास क्या होगा, स्पेसिफिक फंक्शन होगा। क्लियर है यहाँ तक के। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कोई डाउट इसमें, किसका मतलब कैसा, ऐसे भी ये लिखा है ना इधर, मैंने बताया था, ये फर्स्ट में लिख दिया मैंने, स्पेसिफिक फंक्शन दिख गया। पर इसका मतलब होता है विशिष्ट गुण नहीं होगा उसका, कोई भी विशिष्ट गुण। यानी जो फेफड़े वाली सेल है, मतलब मैं मनुष्य का बता रहा हूँ, फेफड़े वाली सेल है तो उसका काम क्या होता है, श्वसन में मदद करना। पेड़ की बात करूँ तो जो पत्ती में सेल होती है, मीसोफिल्स वगैरह सेल, उसका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करना। क्लियर है। तो हर सेल का अलग अलग, जैसे जाइलम सेल का काम क्या होगा, पानी, तो वैसे हर कोई सेल का अलग अलग गुण होगा। तो ये जब तक कि रीडिफ्रेंशिएट नहीं होंगी ना, कोई भी सेल को अपना एक स्पेसिफिक काम नहीं मिलेगा। मतलब उससे पहले वो डिवाइड तो होंगी लेकिन कोई भी स्पेसिफिक काम उसके पास नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पौधों में वृद्धि या फिर उन्युक्त यानी कि ओपन। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अपरिमित या फिर परिमित या फिर अपरिमित, यानी कि यहाँ पे इनडिटर्मिनेट या फिर डिटर्मिनेट। ठीक है, ये कहते हैं। तो हम लोग बात करते हैं विभेदन में भी ये ओपन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, विभजोतक क्या होता है पैदा। विभजोतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक, उपजोतक यानी क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक। ठीक है। तो ये उपजोतक पैदा होता है, और ये ऊतक या कोशिकाएं परिपक्व होकर क्या होती है, भिन्न संरचना बनाती है। लेकिन परिपक्वता के समय हम लोग बात करते हैं जो अंतिम संरचना होती है, ये कोशिका के आंतरिक स्थान पर क्या करती है, निर्भर करती है। जैसे इसको एक बार और समझो, क्या हुआ, बोल रहे हैं कि पौधों में जब वृद्धि होंगी ना तो ये ओपन तरीके से होंगे। ठीक है, ओपन होंगे क्या, तो ये जो है इनडिटर्मिनेट या फिर इसको डिटर्मिनेट कहेंगे हम लोग। तो विभेदन जब भी होगा तो यहाँ पे क्या ओपन होगा, ओपन होगा, और क्या होगा, विभजोतक ऊतक क्या हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। इसको ऊतक बोलो या कोशिका। लेकिन जैसे ही उपजोतक ऊतक पैदा होगा और ये परिपक्व होगा तो क्या होगा, भिन्न भिन्न संरचना बनाएगा। यानी कि मैं बात करूँ पौधे की जो भिन्न भिन्न संरचना देखते हो आप, ये तभी होंगी जब विभजोतक ऊतक क्या होगा, परिपक्व होगा। क्योंकि अगर परिपक्व नहीं होगा तो फिर तो ये मैंने बोला ना, नई नई सेल बनाते जाएगा, तो फिर तो वो नई सेल बनेगी ही नहीं। इसलिए नई सेल बन के, जैसे मैं पेड़ की बात करता हूँ, आप देखो शुरू में प्लांट ऐसा रहता है बहुत सॉफ्ट टाइप का, कोई भी उसको तोड़ देता है, कुछ भी वो कर देता है। लेकिन धीरे धीरे सेल परिपक्व हो जाती है ना, तो वो भिन्न हो जाता है और वो हो जाता है कठोर, फिर उसको कोई तोड़ भी नहीं पाता है। ठीक है। तो ये परिपक्वता के समय हम लोग बात करते हैं, जो अंतिम संरचना है वो कोशिका के आंतरिक स्थान पर निर्भर करती है। यानी इसकी जो अंतिम संरचना है वो डिपेंड करेगा कि प्लांट अंदर से कैसा है, अंदर से कैसा है, इस पे ही डिपेंड करेगा कि प्लांट बाहर से कैसा होगा। क्लियर है। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये एक हम लोगों ने यहाँ पे, चलो देखते हैं इसको।
देखो ये क्या बनाया, ये है रूट, ठीक है। ये क्या है, रूट कैप सेल। ये है रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक। देखो ये रूट है, रूट ऐसे नीचे जाती है जमीन के। तो हम लोग बात करते हैं रूट का जो टिप वाला भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट एपिकल। क्लियर है। लेकिन याद रखना जो जड़ होती है ना वो जाती है ज़मीन के अंदर, तो ज़मीन तो कठोर होती है, तो उसको कोई नुकसान ना होना इसलिए वहाँ पे एक कैप लगी रहती है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, रूट कैप सेल। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जड़ का जो ऊपरी भाग होता है उसको क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। या हमारी जो ऊपरी लेयर होती है इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। ठीक है। तो अब ये एपिडर्मिस यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये परिपक्व होते चले जाता है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ये जो रूट कैप है और यहाँ पे रूट एपिकल है, जिसको हम लोग मूल शिखाग्र विभजोतक कहते हैं, से दूरस्थ कोशिकाएं कौन सी होती है, रूट कैप सेल। ये दूरस्थ का मतलब कि जो रूट एपिकल होता है ना उससे दूर होता है क्या, रूट कैप सेल। तो ये रूट कैप सेल के रूप में ये विभेदित होती है और बाहरी वलय की ओर जो है ये ढकेल देता है। क्लियर है। इसी को हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। बताता हूँ कैसे। देखो तो ये क्या बोल रहा है, पहली बात तो ये जड़ है, ये रूट है, रूट एपिकल। तो ये बोल रहा है इससे ये दूर होगा क्या, रूट कैप क्या होगा, दूर होगा। और ये जब ये विभेदित होगा ना, क्या विभेदित होगा, रूट कैप जब ये विभेदित होगा तो बाहरी वलय की ओर, पेड़ में वलय होते हैं पता है आपको, जैसे पेड़ की उम्र कैसे नापते हैं, ये क्वेश्चन पीएनएसटी में कई बार आ चुका है। तो ये ऐसे पेड़ ऐसा होता है, जो रिंग होती है जिसको वलय कहते हैं, उससे पता चल जाता है कि वो कितने साल का है। तो ये वलय को क्या कर देता है, ये बाहरी वलय की ओर ढकेल देता है, यानी रूट कैप को कहाँ ढकेल देता है, ये बाहरी वलय की तरफ। क्लियर है यहाँ तक के। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लांट की बात करते हैं। तो ये है हमारा प्लांट। तो पर्यावरण के प्रभाव के कारण और यहाँ पे जीवन के विभिन्न चरणों में ये विभिन्न पथ होंगे। समझ में आया। पर्यावरण के प्रभाव अलग अलग रहेंगे प्लांट पे, और जीवन चक्र जो पेड़ का जीवन चक्र रहेगा, जीवन के विभिन्न चरण रहेंगे। कभी बेचारा जवान रहेगा, कभी किशोर अवस्था में, कभी जवानी की अवस्था में। तो सभी इसमें क्या बोल रहा है, विभिन्न अलग अलग पथ होंगे। तो उसको अनुसरण करते हो, अनुसरण का मतलब उसके जैसा व्यवहार करना, तो उसको अनुसरण करता है ताकि विभिन्न तरह की संरचनाओं का क्या कर सके, गठन कर सके। तो इसके बाद क्षमता जो होती है उसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिसिटी। ये इंपॉर्टेंट है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है, समझ में आया क्या, क्या है, नहीं आया। देखो प्लास्टिसिटी ये है कि, देखो ऐसे बताता हूँ, ये एक चुन्नू मुन्नू है। अब ये बेचारा जो है अभी अभी पैदा हुआ है। अब इसका तो एक जो है बचपन के दिन रहेंगे, एक जो है जवानी का और एक बुढ़ापे का। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पर्यावरण के प्रभाव के कारण। अब देखो ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो ये स्वेटर वगैरह पहन लेगा, और अगर गर्मी हुई तो पंखे वगैरह चला लेगा। तो पर्यावरण के अनुसार ये विभिन्न पद जो बोल रहे हैं, अलग अलग पद का मतलब अलग अलग रास्ते रहेंगे इसके। जीवन के विभिन्न चरण, जीवन के विभिन्न चरण यानी अभी तो आप अपने हो सकता है कि दोस्त को बहुत समय दे रहे हो, अपने बाबू सोना को बहुत समय दे रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर शादी हुई, बच्चे हुए, तो क्या ये ऐसे ही रहेगा, जीवन में कुछ तो परिवर्तन होंगे। तो यहाँ पे जीवन के विभिन्न चरणों में ये विभिन्न पथ रहेंगे, यानी अलग अलग रास्ते रहेंगे। तो अब इसका ये अनुसरण करता है, और उसका मतलब अनुसरण करता मतलब जैसा जवानी में रहेगा, लोग कैसे करते हैं, समय जैसा आता है उसको अनुसरण करते रहता है, ताकि विभिन्न तरह की संरचनाओं का ये गठन कर सके। जैसे कि समाज में एक नियम है कि किसी से शादी करना है, चुन्नू मुन्नू को लाना है, बड़े की जिम्मेदारी उठानी है, समाज में रहना है तो अच्छे से रहना है। तो ये सारी चीज़ों का ये अनुसरण करता है, ठीक है। और ये जो अनुसरण कर लेता है, जो उसकी क्षमता है कि कहीं शादी में जा रहा है तो वो वैसे बिहेव करेगा, कहीं जो है किसी का बर्थडे में जा रहा है तो वो वैसे वो करेगा, पता लग रहा है कोई मर गया तो ऐसा नहीं है मर गया, मतलब दांत निकाल रहा है, कितना बेकार लगे, तो मतलब ऐसा नहीं करेगा वो। तो जैसी सिचुएशन है वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेगा। तो जो उसकी क्षमता होंगी उसी को प्लास्टिसिटी कहेंगे। तो ये मैंने इंसान के ऊपर बताया, यही प्लांट के ऊपर। क्लियर है कि जैसे ही अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो अपने आप को गठित कर लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी। ठीक है। अब प्लास्टिसिटी की बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करें तो प्लास्टिसिटी के बारे में आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है।
हिट्रोफाइल यानी कि विषम पर्णता। विषम पर्णता यानी विषम का मतलब क्या होता है? अलग अलग। पर्णता का मतलब होता है पत्ती। क्लियर है? तो ये विषम पर्णता प्लास्टिसिटी की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है कपास, धनिया और लॉर्क स्पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, बाबा गूगल करना, बाबा गूगल सब बोलेंगे। 3 एग्जाम्पल याद रखने, क्या? कपास, धनिया और लॉर्क स्पर। इसमें विषम पर्णता होंगी यानी कि अलग अलग प्रकार की पत्तियां इसमें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे पत्तियों का आकार किशोरावस्था एवं परिपक्वता अवस्था में भिन्न भिन्न होगा। मतलब किशोर अवस्था में अलग पत्ती दिखाई देंगी और बुढ़ापे में जब परिपक्व हो जाएंगे तब पत्ती क्या होंगी? अलग दिखाई देंगी। इसके बाद हिट्रोफाइल। हिट्रोफिल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे पत्ती मतलब लगभग समान ही रहेंगी, मतलब कभी भी चेंजेस नहीं आएंगे। बटर कप, ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे पत्तियों का आकार वायवीय भागों से अलग होता है और जल में अलग होता है। क्लियर है? मतलब ये अब यहाँ पे भी हिट्रो पढ़ रहे हैं ना, हाँ यहाँ पे भी हिट्रो ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी अलग अलग होगा। तो यहाँ पे पत्ती का आकार वायवीय भागों में अलग होगा और जल में क्या होगा? अलग होगा। तो ये बस एग्जाम्पल याद रखना है प्लास्टिसिटी के। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो चलो इतना पढ़ लेते हैं हम लोग। तो देखो लाइफ साइकिल की बात करते हैं, लाइफ साइकिल और प्लांट बड़ा सिंपल सा है। तो हम लोग बात करते हैं, देखो सेल का डेवलपमेंट होगा, सेल ग्रोथ करेंगी और सेल क्या करेंगे? फिर डिफ्रेंशिएट करेंगी, फिर डिफ्रेंशिएट करके फिर डेवलपमेंट होगा, फिर ग्रोथ करेंगे, फिर ये साइकिल चलते रहेगा। अब इस साइकिल को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाए? तो इसको नियंत्रित करने के लिए या तो आंतरिक कारक होंगे या तो बाहरी कारक। क्लियर है? बाहरी कारक में प्रकाश, ताप, जल, O2 और पोषक पदार्थ। आंतरिक की बात करें तो ये इंट्रासेलुलर हो सकता है, इंटरसेलुलर हो सकता है। ठीक है, देखते हैं क्या है। इंट्रासेलुलर यानी कि अनुवांशिक और इंटरसेलुलर यानी कि ये पादप वृद्धि नियामक रसायन जिसको हम लोग हार्मोन कहते हैं। क्लियर है? ये एंट्रिक फैक्टर की बात करें, देखो हार्मोन में अगर अप एंड डाउन आएंगे तो लाइफ साइकिल तो डेवलप मतलब चेंजेस आएंगे, या तो जेनेटिक मटेरियल में कोई प्रॉब्लम आ गई तो भी ये लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। और यदि प्रकाश, ताप, जल या कुछ भी बाहर से कुछ प्रॉपर मात्रा में नहीं मिला तो भी जो प्लांट है उसकी लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक के? चलो तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, टाइम बताओ कितना हुआ? 8:47। और पढ़े? नहीं पढ़ लेते? पक्का? हाँ चलो तो ये कुछ, चलो हार्मोन का हम लोग इंट्रोडक्शन देख ही सकते हैं। देखो तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं प्लांट ग्रोथ। कहाँ गया मेरा पेन? ये तो हम लोग बात करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसको हम लोग कहते हैं फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स, नाम एक ही है। क्लियर है? कुल मिला के हम लोग बात कर रहे हैं प्लांट के हार्मोन की। ठीक है, तो ये क्या है जिसको हम लोग कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, शॉर्ट में याद रखना, पीजीआरस। पीजीआरस का मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो हम लोग बात करते हैं ये होते हैं कार्बनिक पदार्थ, इसके बाद वृद्धि कारक होते हैं या फिर वृद्धि पदार्थ होते हैं, यानी ऐसे कारक या ऐसा केमिकल जिसकी वजह से प्लांट वृद्धि करता है। ठीक है, हाँ बच गई, चुटकी बच गई। हाँ इधर देख लो। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसका स्थानांतरण कौन करता है? फ्लोएम। जाइलम जल का करता है, ये इसका कौन करेगा? फ्लोएम। रासायनिक संगठनों की बात करें तो साधारण तथा लघु अणु होते हैं इसमें। लघु का मतलब छोटे। हार्मोन शब्द की बात करते हैं तो ये शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? डार्लिंग ने। डार्लिंग ने नहीं दिया था, अरे ये स्टार्लिंग ने दिया था। ये नीचे लिखा हुआ है, ये शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? स्टार्लिंग या डार्लिंग? हाँ तो याद रखना, डार्लिंग मत याद रखना। ये क्या है? स्टार्लिंग है। किसने दिया था सबसे पहले शब्द? ये स्टार्लिंग ने। इसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पे ये हॉर्मायो शब्द से उत्पन्न हुआ था, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना। उत्तेजित करना, जब ये हार्मोन हो जाता है तो प्लांट उत्तेजित हो जाता है, चलो अब तो मैं फल बना देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। जैसे तुम्हारे अंदर भी केमिकल होता है, हमारे अंदर भी केमिकल होता है जिसको कहते हैं डोपामिन। उसको चाय पीने से वो, जैसे चाय पीते हो तो जो है हैप्पी हार्मोन जो होता है, जैसे चाय पीते हो तो अब बोलते हो अब देख अब तो 8 घंटे पढ़ूंगी मैं,
अब तो पढ़ ही लूँगी। और उसके बाद किसी ने सिगरेट पी लिया, उससे ज़्यादा डोपामिन, आप तो बोले रात भर पढ़ लूँगा। और किसी ने दारू पी ली तो फिर तो आप देखो, फिर तो रिश्तेदार ये वो पैसे लुटा देता है। वो इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान फिर वही है। हमारे घर में दारू पीने वाला है तो ढेर पैसे थे सब बच्चों को। हाँ वही बोल रहे हैं, दारू पीने वाले बहुत, मैंने बोला ना दारू पीने के बाद उससे अमीर इंसान कोई हो ही नहीं सकता। सबसे अमीर इंसान वही है। हाँ तो तुम लोग भी जब भी पढ़ने की इच्छा हो ना, तो आपको देखो चाय से मिलता है कैफीन, वो छोटा सा मिलता है, मतलब थोड़ा सा मिलता है। चाय पीने के बाद 1-2 घंटे थोड़ा सा फ्रेश सा लगता है। तो आप क्या करो, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो सिगरेट पियो, उससे भी ज़्यादा चाहिए तो दारू पियो, उससे भी ज़्यादा चाहिए तो वो जो है ना ड्रग्स आती है ना, वो टीवी में देखा होगा, वो नाक से लेते हैं, फिर वो सूंघता है। उसके बाद तो देखो फिर वो इतना तेज भागते हैं, वो पागल टाइप के। चलो तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हार्मोन के बारे में। तो ये कहाँ से उत्पन्न हुए? डेरिवेटिव, प्रिकर्सर और हार्मोन। प्रिकर्सर का मतलब क्या होता है? क्या होता है प्रिकर्सर का मतलब? जहाँ से वो बनेगा, जिससे वो बनेगा, ठीक है, उसको हम लोग प्रिकर्सर कहते हैं। ठीक है, उत्पन्न कहाँ से हुआ, किससे बन रहा है। जैसे उत्पन्न की बात करें, जैसे आपका गाँव कहाँ से उत्पन्न हुआ, आप ये हो जाएगा। किससे उत्पन्न हुए? मम्मी पापा से, तो ये प्रिकर्सर हो जाएंगे। हार्मोन तुम लोग, क्लियर है? चलो देखते हैं। तो डेरिवेटिव की बात करें तो इंडोल कंपाउंड से ये होता है, यानी इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इसको शॉर्ट में याद रख सकते हो, IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। प्रिकर्सर क्या है? ट्रिप्टोफैन। हार्मोन कौन सा बनेगा? ऑक्सिन। इसके बाद बात करते हैं N6 फुरफुराइल एमिनो प्यूरिन काइनेटिन, यानी इसको कहते हैं एडिनिन डेरिवेटिव है ये, क्लियर है? तो क्या है N6? क्या है? मतलब ही नहीं आ रहा। फुरफुराइल एमिनो प्यूरिन, क्लियर है? तो ये याद रखना, ये TDNA इसका प्रिकर्सर है। हार्मोन कौन सा बनेगा? साइटोकाइनिन, केटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। यार इंग्लिश वाले स्टूडेंट रहने के बाद इंग्लिश नहीं आ रही तुम्हें? सर चले गए। देखो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो डेरिवेटिव ऑफ कैरोटिनॉइड या फिर फैटी एसिड, ठीक है? तो ये याद रखना, यहाँ से पूछा जाता है ABA, यानी कि एब्सिसिक एसिड से बनता है। एब्सिसिक एसिड यानी ABA। तो यहाँ पे इसका प्रिकर्सर कौन सा है? वायोलेक्जेंथीन। हार्मोन एब्सिसिक एसिड, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे बात करें टर्पीन्स या जिब्रेलिक एसिड, GA3 जिसको हम लोग कहते हैं। एस्टाइल कोएंजाइम A से ये जो है प्रिकर्सर है इसका। हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिन्स। इसके बाद गैसेस की बात करें, इथाइलिन C2H4। अभी आप पढ़ोगे कि केले कैसे पकते हैं, संतरे कैसे पकते हैं, फल को पकाते हैं ना केमिकल। हाँ तो इसी में पढ़ोगे आप, ठीक है? तो हम लोग संतरे नहीं पकाते, वो पेड़ में ही पक जाते हैं। वो भी कैसे पकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है? तो मिथियोनिन इसका प्रिकर्सर है। हार्मोन कौन सा है? इथाइलिन। तो आपको टोटल यहाँ पे कितने हार्मोन देखने को मिले? 6, ठीक है? उंदी 5 है। तो अभी गिनती तो करने, तो मैं इधर से कर रहा ना। उंदी 2, 3, 5, ठीक है? तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं PGRs की। तो PGRs क्रियाशीलता के आधार पे, तो हम लोग चलो इतना भी पढ़ ही लेते हैं, पढ़ लेते हैं। देखो तो हम लोग बात करते हैं, ये है PGRs क्रियाशीलता के आधार पे। एक होता है प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, एक होता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, और दोनों में मिलकर जो ये सेल डिवीजन करते हैं, इनलार्जमेंट, प्रोटीन फॉर्मेशन, ट्रॉपिंग, ग्रोथ। चलो तो बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। नहीं तुम लोगों को कुछ बोल रहा हूँ।